चिल्ड्रन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम फर्स्ट। इस फर्स्ट वीडियो के अंदर हम केवल इक्विलिब्रियम फर्स्ट पढ़ेंगे। यहाँ पर इक्विलिब्रियम के 2 चैप्टर हैं, उनमें से हम पहले पढ़ेंगे इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में पढ़ने के लिए सबसे पहले हम समझें कि एक्चुअल में इक्विलिब्रियम होता क्या है, ठीक है? तो और कितने टाइप का होता है। इक्विलिब्रियम हम कह सकते हैं जैसे कोई फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम हो सकता है। अगर कोई फिजिकल प्रोसेस हो रही है तो फिजिकल इक्विलिब्रियम होगा, केमिकल प्रोसेस हो रही है तो केमिकल इक्विलिब्रियम होगा। और इक्विलिब्रियम की जो आपकी सिचुएशंस हैं, वो उसके लिए क्या करना है कि व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम स्टेट एंड हाउ इज़ इट रिकॉग्नाइज्ड। सेकंड वन है कि व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर बिहेवियर व्हेन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज़ रीच्ड। सी है व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं। इसके बाद हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि जो आपका इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस क्या है। तो आप ये 3 केमिकल रिएक्शन इस तरह के रिएक्शन देख लीजिए, या फिर स्टेट चेंज के कंडीशन देख लीजिए कि सॉलिड्स को लिक्विड में कन्वर्ट होता है तब इक्विलिब्रियम होता है, और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने पर इक्विलिब्रियम हो सकता है। सॉलिड से गैस में जैसे आपका सब्लिमेशन हो रहा है तब होगा। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम की, कि फॉर एनी pure substance at atmospheric pressure, the temperature at which the solid and liquid states can coexist is called the normal melting point or the normal freezing point of a substance। तो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट और नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, एट अ मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड सबस्टेंस इज in equilibrium with a liquid state of a substance if heat energy is added to the mixture of a solid and liquid at equilibrium। तो ये केस हो सकता है आइस से वाटर में कन्वर्ट होने के लिए। आइस सॉलिड होती है, वाटर लिक्विड होता है। तो जब हम इक्विलिब्रियम की स्टेट की इक्वेशन लिखेंगे तो लिखेंगे रेट ऑफ मेल्टिंग इक्वल रेट ऑफ फ्रीजिंग। अब देखते हैं लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है, इस डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मान लीजिए इनिशियल स्टेट में हम देखते हैं कि वाटर है, और फाइन इक्विलिब्रियम स्टेट में देखते हैं कि वाटर से वेपर बनी और अब वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा वाटर, ठीक। तो इस केस में आपकी इवापोरेशन ऑफ वाटर के केस में इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा। तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है इक्विलिब्रियम, ठीक है। आप तो नेक्स्ट देखते हैं इक्विलिब्रियम फ्रॉम मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू के केस में इक्विलिब्रियम क्या है। तो रेट ऑफ एवोपरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। क्योंकि आप जानते हो कि जब वेपर होती है वाटर की, वो कंडेंस होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो आपका प्रेशर क्रिएट होगा, वो प्रेशर क्रिएट होगा कहाँ पर, वाटर के ठीक ऊपरी तल पर, जैसे ये दिख रहा है, ठीक है, ऊपर की सरफेस पे। इसे दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं, जब मान लो इनिशियल स्टेट है, कोई भी वाटर की वेपर्स नहीं है, बाद में वाटर की वेपर्स बन जाती हैं, लेकिन वाटर की वेपर का प्रेशर ऊपर की सरफेस पे बहुत कम है, यहाँ पर इक्वली हो गया तो इक्विलिब्रियम अटेन हो गई है। एक और बात है, इक्विलिब्रियम केवल और केवल क्लोज्ड सिलेंडर के अंदर, क्लोज्ड वेसल के अंदर ही अटेन होती है। द इक्विलिब्रियम बिटवीन द वेपर एंड द लिक्विड इज अटेन्ड ओनली इन अ क्लोज्ड वेसल। क्लोज्ड वेसल में ही इक्विलिब्रियम अटेन होती है। दूसरी बात, इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स और गैसेस इन लिक्विड्स में। तो डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को हम देख लेते हैं। मतलब चीनी को पानी में घोला जा रहा है, तब के केस में क्या होगा। तो अ सॉल्यूशन in which no more solute can dissolve is called a standard solution। इसे हम कहेंगे saturated solution। The amount of solute required to prepare a standard solution in a given quantity
of solvent is known as a solubility of the solute at a particular temperature. अब हम कह सकते हैं the saturated solution correspond to the state of equilibrium, मतलब जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा उसमें इक्विलिब्रियम पक्का होगी. तो डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी डेमोन्स्ट्रेट बाय द हेल्प ऑफ अ रेडियो एक्टिव शुगर, मतलब जो नॉर्मल शुगर है उसमें रेडियो एक्टिव शुगर मिला लो तो मिक्स कर दो तो उससे आपको रिजल्ट्स चेक करने में आसानी होगी. तो हम इक्वेशन को लिख सकते हैं शुगर इन सॉल्यूशन, शुगर इन सॉल्ट. ठीक है. रेट ऑफ डिजोल्यूशन इक्वल टू द रेट ऑफ अ प्रेसिपिटेशन. ठीक है. तो ये आपकी शुगर, ये डायग्राम आपको बनाना है. इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर हेनरी लॉ. हम हेनरी लॉ देखते हैं. इसमें क्या है कि द मास ऑफ गैस डिजॉल्व इन अ गिवन मास ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस ऑफ द सॉल्वेंट. तो ये m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और m इक्वल होता है kp के. तो ये आपकी इक्विलिब्रियम की स्टेट है. ये कुछ एग्जांपल हैं, इन्हें समझ लीजिए आप. हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम देखते हैं. तो एट इक्विलिब्रियम द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम बिकम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस. अब देखते हैं the reaction in which the product do not react under any condition to give a back reactant are called a irreversible reaction. तो पहले तो irreversible reaction देखो, फिर देखो reversible reaction. The reactions in which product under suitable condition react to give back reactants are called a reversible reaction. तो आपकी reversible reaction हो गई. ठीक है. PCl5 और ये आपके एग्जाम्पल है. इन एग्जाम्पल को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए. फिर डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. इस डिकम्पोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट को हम इस एक्सपेरिमेंट से अच्छे से समझा पाएंगे. तो कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे गर्म कर रहे हैं, अब चेक कर रहे हैं कि कितना प्रेशर बन रहा है. हाँ? तो फर्नेस के अंदर, फर्नेस का मतलब होता है भट्टी जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है. तो ये आपका है. फिर हम ये लास्ट में डेफिनेशन देख लेते हैं. The state of equilibrium is a state in which measurable properties of a system do not undergo any noticeable change under particular set of conditions. अब ये डायनामिक नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ये रही. इनिशियल स्टेट है और इक्विलिब्रियम स्टेट है. फिर ये है आपका when hydrogen and iodine are taken in a closed vessel maintained. तो इस केमिकल इक्विलिब्रियम को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए रिएक्टेंट तो खत्म हो रहा है, उसका कंसंट्रेशन है ना, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, और ये हो गई आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट. मतलब एक केस ये होगा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना बंद हो जाएगा और प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा. ये सेकंड कंडीशन है. तो ये आपके दो केस हैं. ये फॉरवर्ड रिएक्शन का केस है, ये बैकवर्ड रिएक्शन का केस है. तो इक्विलिब्रियम स्टेट यहाँ पे अटेन हो गई. इन दोनों डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए. फिर है आपका ये तीनों केस बताए गए हैं कि आपका मान लीजिए डाई नाइट्रोजन है ना, तो रिएक्टेंट है, एक नाइट्रोजन रिएक्टेंट है, एक अमोनिया प्रोडक्ट है. तो क्या केस बन रहा है, तो इस डायग्राम को भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए. अब हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं. इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो ये तो लॉ ऑफ मास एक्शन से ही पॉसिबल हो पाएगा. एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the product of the molar concentration of reacting species, with each concentration term raised to the power equal to the numerical
कोफिशिएंट ऑफ दैट स्पीशीज इन द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस इक्वेशन की। तो लॉ ऑफ मास एक्शन से हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकल लेंगे। तो रिएक्टेंट का ये जो आपको ब्रैकेट लगा हुआ है मोलर कंसंट्रेशन एक्चुअली, और स्मॉल ए कॉफिशेंट है। तो ये जो आप कॉफिशेंट होते हैं वो पावर में आ जाते हैं। अब इसका एप्लीकेशन हम ऐसे मानते हैं, मान लीजिए हमने एक रिएक्शन मान ली, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन उसका मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपका के वी सी मोलर कंसंट्रेशन, सी मोलर कंसंट्रेशन टी। इक्विलिब्रियम के केस में दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो के एफ मोलर कंसंट्रेशन ए, मोलर कंसंट्रेशन बी और सी और डी। जब हम के सी निकालेंगे तो मोलर कंसंट्रेशन सी और टी मतलब प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन को डिवाइड करेंगे रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन से। अब हम बात करते हैं द कांस्टेंट के सी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ पे है। फिर के सी की इस रिएक्शन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम के सी की डेफिनेशन दे देते हैं। The equilibrium constant Kc may be defined as the ratio of product of the equilibrium concentrations of the product to that of a reactants, with each concentration term raised to the power equal to the stoichiometric coefficient of the substance in balanced chemical equation। फिर है at a given temperature, जब टेम्परेचर गिवन रहता है, at a given temperature the ratio of product of equilibrium concentration of the product to that of the reactant with each concentration term raised to the power equal to the respective stoichiometric coefficient in the balanced chemical has constant balance। तो ये आपका हो गया। अब इसी को हम कंसंट्रेशन क्वोशेंट भी कहते हैं क्यूसी को। तो ये इक्विलिब्रियम पर हमेशा इक्वल होता है। ठीक, तो ये मान लीजिए अगर आपके पास कोई गैसेस सिस्टम है तो क्यू पी आ जाएगा, इसे के पी बोलेंगे। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी। इसके लिए आपको आना चाहिए क्या, रेट आपका गैस इक्वेशन की फॉर्मूला। तो वो होता है पी वी इक्वल एन आर टी। गैस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, गैस इक्वेशन का फॉर्मूला ये रहा, पी वी इक्वल एन आर टी। पी इक्वल हो गया एन अपॉन वी आर टी, एन अपॉन वी को सी आर टी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास पी ए इक्वल सी आर टी है, पी वी इक्वल सी वी आर टी, पी सी इक्वल सी सी आर टी है, पी डी इक्वल सी डी आर टी है। तो के पी इक्वल ये आपका पूरा ये आपका प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन, आपको रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन फाइन कॉमन ले लेंगे तो के पी इक्वल के सी आर टी पावर डेल्टा एन हो जाएगा। ठीक, हो गया। अब हमें क्या करना है, डेल्टा एन इक्वल हो गया सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स इन द नंबर न्यूमरेटर ऑफ क्यू सी माइनस सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स इन द डिनोमिनेटर क्यू सी। ठीक, तो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन आप जब करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, करके देखिए, प्रैक्टिस करिए। इसका हाफ पार्ट वो था, हाफ पार्ट ये है। आपको इस क्वेश्चन पर भी कंसंट्रेट करना चाहिए। मान लीजिए ये आपकी कुछ केमिकल रिएक्शन है, बी एस सी ओ थ्री, ए जी बी आर, सी एच थ्री, सी डब्ल्यू एच, सी एच फोर, टू ओ टू, ए एल थ्री एच प्लस, एच थ्री पी एच पी ओ फोर माइनस टू, और एस टू ओ एन आई फोर सी ओ, ए जी टू ओ एच एन ओ थ्री। तो इनकी जो आपके के पी और के सी होंगे इस तरीके से होंगे। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो एक एप्लीकेशन के लिए क्या है, एक तो प्रिडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन होगी या नहीं होगी ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात है ये भी पता कर सकते हैं कि रिएक्टेंट प्रीडोमिनेंट होगा प्रोडक्ट के ऊपर या नहीं। ठीक है, तो ये आपके दो केस हैं। तीसरा केस ये है, ये एरो वाला जो पोर्शन है
मतलब रिएक्शन हार्डली तब होगी जब 10⁻⁻³ वैल्यू होगी Kc की, जब बहुत कम वैल्यू होगी, और both reactant and product are present in equilibrium और रिएक्शन प्रोसीड ऑलमोस्ट कंप्लीशन, मतलब जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए उसी को कहते हैं। अब मान लीजिए द वैल्यू ऑफ K also given as an idea about the relative stabilities of the reactant, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट स्टेबल होंगे या नहीं होंगे। तो इस डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए। तो प्रिडिक्शन द डायरेक्शन ऑफ द नेट रिएक्शन, ये डिपेंड करेगा QC अगर ग्रेटर है KC से तो नेट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन बैकवर्ड डायरेक्शन, QC अगर कम है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। QC KC है इक्वल है तो आपकी इक्विलिब्रियम होगी, सीधी बात है। अब हम बात करते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल की। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल से सीधी सी बात ये है, उनके कहने का मतलब है सीधे शब्दों में, अगर कोई रिएक्शन हो रही है और प्रोडक्ट को आप हटाते जा रहे हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। इसके कुछ एप्लीकेशन हैं, जैसे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, फिर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है रिएक्शन कि किस टेम्परेचर पे होगी, फिर है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अगर आपको शॉर्ट में पढ़ना है तो इस है ना इस सेगमेंट को देखिए कि जैसे मान लो ये आपका स्ट्रेस है ना, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, और इसका फर्क क्या पड़ेगा डायरेक्शन इन विच इक्विलिब्रियम शिफ्ट। तो ये आप टेबल को अच्छे से तैयार कर लीजिए, मैं कई तरीके से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी टेबल तैयार कर लीजिए। तो ये आपका इक्विलिब्रियम का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया है। सेकंड पार्ट के लिए एक और वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।